हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मैं चैनल पर। और हम लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन क्लास बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ट्रिपल एस, बीईएमआरएस, यूपीएससी, ठीक है, एसआई, एसएससी, हर तरह के एग्ज़ाम्स की आप यहाँ पे बायोलॉजी की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी की आज के सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं का विकिरण द्वारा अधिक आसानी से हानि होती है, क्योंकि ऑप्शन है उनमें अधिक गति से विभाजन होता है, उन्हें पोषण की कमी होती है, वे संरचना में भिन्न होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे। और आपको फिर से बता दूं कि ये आपके नीट बायोलॉजी 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है। ठीक है, जो भी यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा अधिक आसानी से हानि होती है, क्योंकि क्या रीजन है? देखिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा उनमें अधिक गति से विभाजन होता है। ठीक है, ये कारण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लिया सभी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरफेरॉन किसकी रोगकारी क्रियाशीलता को रोक देता है? सो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज। चलिए आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है। आप लोग किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखिए। इंटरफेरॉन किसकी रोगकारी क्रियाशीलता को रोक देता है? विषाणु की। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रोग की जन्म सिद्धांत परिकल्पना किसने दी? बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ऑप्शन है कोच ने, पास्चर ने, रेयर ने, या डिवैन ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिंपल सा आंसर करिएगा। रोग की जन्म सिद्धांत परिकल्पना किसने दी? कोच ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कोच ने। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकने के लिए विषाणु रोधक पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन है ट्रांसफेरॉन्स, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, इनफेरॉन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आंसर कीजिए। क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आंसर कर दिया सभी ने। कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकने के लिए विषाणु रोधक पदार्थ क्या कहलाता है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन। हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है कि इंटरफेरॉन किसको रोकता है? विषाणु को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो मस्तिष्क की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, तो निम्न में से किसके द्वारा यह होता है? ऑप्शन है फंगस, बैसिलस, नाइसेरिया, वार्डेटेला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। टीजीटी, पीजीटी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हो। चलिए, तो इसका कारण क्या है, किसके द्वारा यह होता है मेनिंजाइटिस? नाइसेरिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। आणविक जीव विज्ञान पर अध्ययन में जीवाणु का पक्ष लिया जाता है, क्योंकि? तो ऑप्शन है इसमें एक अकेला गुणसूत्र होता है, इसमें तेजी से गुणन होता है,
इसमें हिस्टोन मुक्त डीएनए होता है या इसमें यह एक प्रोकैरियोट है? तो क्या रीज़न है कि आणविक जीव विज्ञान पर अध्ययन में जीवाणु का पक्ष लिया जाता है? समझिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तब आंसर कीजिए। चलिए नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर है क्यों जीवाणु का पक्ष लिया जाता है आणविक जीव विज्ञान में। क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें हिस्टोन मुक्त डीएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें हिस्टोन मुक्त डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणुओं के समूह को विभाजन के स्तर पर किन वैज्ञानिकों ने पहुंचाया? ऑप्शन है स्मिथ एवं वुल्फ ने, बोल्ड तथा टिप्पो ने, पास्टर एवं कोच ने, वुल्फ एवं वुल्फ ने। इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। नेट जेआरएफ की दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही फ्रेश और यूनिक क्वेश्चंस हैं, आपको PYCQs भी इसमें मिल जाएंगे। हम अक्सर PYCQs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। जीवाणुओं के समूह को विभाजन के स्तर पर किन वैज्ञानिकों ने पहुंचाया? क्या होगा इसका आंसर? बोल्ड एवं टिप्पो ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोल्ड एवं टिप्पो ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रेशों के सड़न में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शंस है तंतुओं की कोशिका भित्ति के सेलुलोज का जलीय अपघटन, कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले पेक्टिक पदार्थों का जलीय अपघटन, कोशिकाओं के सजीव घटकों का जलीय अपघटन, या द्वितीयक भित्ति का निर्माण करने वाले लिग्निन का जलीय अपघटन। आंसर करेंगे। चलिए आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हो तो उनको आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन सेशन है और आप डे 1 से क्लास अटेंड कीजिए। ठीक, किसी भी क्लास आप मिस मत कीजिए। आप बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग के टॉपिक से, ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट किया हुआ है, तो आप डे 1 से क्लास अटेंड कीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। रेशों के सड़न में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका क्या है? कि कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले पेक्टिक पदार्थों का जलीय अपघटन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जीवाणुओं की खोज सबसे पहले की। ऑप्शंस है A.B. लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्टर ने। और आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जीवाणुओं की खोज सबसे पहले की थी A.B. लीवेनहॉक ने। सभी को पता है इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अपने एक ध्रुव पर केवल एक कशाभिका रखने वाले जीवाणु को कहा जाता है। सो ऑप्शंस है लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं? जो अपने ध्रुव पर केवल एक कशाभिका रखता है। एक कशाभिका मतलब समझते हैं ना आप लोग, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। एक लंबी पूंछ से संरचना होती है जीवाणुओं की बॉडी में। तो कितनी एक फ्लैजिला रखने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। और आंसर हो जाएगा आपका मोनोट्राइकस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वह है। ऑप्शंस है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम। क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करिए एंड उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है।
दो चीज़ें आपको देखनी है कि पहला ये अवायवीय है और दूसरा इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, और वो है आपका क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लॉस्ट्रिडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक वर्णक है, ऑप्शन है फ्यूकोजैंथिन, पर्णहरित, एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये नीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक वर्णक जी है आपका फाइकोसाइनिन। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिएगा। माइकोप्लाज्मा के लिए कथन सत्य है, तो चार कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सत्य है वो बताना है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, निश्चित आकार। माइकोप्लाज्मा के बारे में सभी ने सुना होगा। अगर आप इसका आंसर पता है तो आप आंसर कीजिएगा जल्दी से। देखिए यहाँ पे चार कथन में जो माइकोप्लाज्मा के लिए सत्य है वो है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अब्सेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। ताप तथा पोषण की उपयुक्तम स्थितियों में अधिकांश जीवाणु कितने अंतराल के बाद विभाजित होते हैं। ऑप्शंस है 24 घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 60 मिनट बाद या 5 मिनट बाद। चलिए आंसर करेंगे इसका। ताप तथा पोषण की उपयुक्तम स्थितियों में अधिकांश जीवाणु कितने अंतराल के बाद विभाजित होते हैं। 5 मिनट बाद। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 मिनट बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन से बड़े हैं, आराम से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते, क्योंकि ऑप्शन है नमक के कारण जीवाणु में जनन करने की दर कम हो जाती है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते, प्लाज्मोलाइसिस के कारण जीवाणु मर जाते हैं, जीवाणु के जीवित रहने के लिए पाया जाने वाला पदार्थ अचार में नहीं होता। क्या रीजन है। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, बायोलॉजी के सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। ठीक है, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो क्लासेस करा रहे हैं आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। चलिए इसका आंसर कर दीजिए कि जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते, क्योंकि क्या रीज़न है। रीज़न है कि प्लाज्मोलाइसिस के कारण जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। जीवाणु कोशिका में श्वसन स्थल होता है। ऑप्शंस है तारककाय, जीवद्रव्य झिल्लियां, कॉन्ड्रियोसोम, सूत्रकणिका। तो जीवाणु में श्वसन स्थल क्या होता है, किसके द्वारा जीवाणु श्वसन करते हैं। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। तो जीवाणु का श्वसन स्थल होता है जीवद्रव्य झिल्लियां। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य डीएनए एवं आरएनए उपस्थित होता है लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। सो ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया, कवक द्रव्य, जीवाणु और विषाणु। समझिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य डीएनए एवं आरएनए तो होता है लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो ये कौन सा जीव है।
और सही आंसर क्या है? कवक द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कवक द्रव्य हो जाएगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। निम्न में से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता? ऑप्शंस है अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका भित्ति, डीएनए, कोशिका द्रव्य। इनमें से क्या है जो जीवाणु में नहीं पाया जाता? चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका जीवाणु में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, जो कैरियोटिक में नहीं होता, तो ऑप्शंस है केंद्रक झिल्ली में, कोशिका पंजर में, हिस्टोन में या मेसोसोम में। तो क्या नहीं होता जो कैरियोटिक में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे यहाँ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस एक में संबंध प्राणी का सही वर्णन दिया गया है? प्राणी है और उसके कुछ लक्षण दिए गए, तो कौन सा बिल्कुल सही दिया हुआ आपको बताना है। ऑप्शन है केचुआ, आहार नाल में क्रमबद्ध भाग ग्रसनी, ग्रसिका, जठर, पेशनी तथा आंत्र आते हैं। दूसरा है मेंढक, देह 3 भागों में शीर्ष, गर्दन और धड़ में विभाजित होती है। तीसरा है चूहा, बाया वृक्क दाहिने वृक्क के अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है। चौथा है कॉकरोच, 10 जोड़ी श्वास रंध्र। ठीक है, तो कौन से जंतु का सही वर्णन बताया गया है? आंसर कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आराम से, देन आंसर कीजिए। और क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और सेशन आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का। कॉकरोच, 10 जोड़ी श्वास रंध्र, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का लास्ट क्वेश्चन। पक्षियों में पाए जाने वाली वह कौन सी विशेषता है जो उनकी सरीसृपीय पूर्वजता का संकेत देती है? सो ऑप्शंस है उनके पिछले पादों पर शल्कों का पाया जाना, 4 कक्षीय हृदय का होना, पाचन पथ में 2 विशेष कक्षों क्रॉप और पेशिणी का होना, कैल्शियमी कवच वाले अंडे देना। तो पक्षियों की वह कौन सी विशेषता है जो इस बात का प्रमाण देती है कि वे सरीसृप के पूर्वज, मतलब सरीसृप उनके पूर्वज थे? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियमी कवच वाले अंडे देना। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिए डेली। ठीक है, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।